गुड इवनिंग। पिछली प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद ही 1909 में जन्मे मशहूर कन्नड़ा कवि और साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक का देहांत हो गया है। Gokak was a prolific writer in both Kannada and English. A recipient of the Sahitya Academy and the Jnanpith Awards, he became chairman of the Sahitya Academy in 1983. He wielded his pen with equal felicity in verse, prose, and literary criticism. इन सब विधाओं में समान अधिकार से लिख पाने के बावजूद उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान आधुनिक कन्नड़ा काव्य में माना जाता है। Tana Bana pays homage to the great literary figure and Kannada scholar Vinayak Krishna Gokak. शशि, जब से स्टूडियो प्रेजेंटेशन शुरू किया है, तारीखी इमारतों के तो दर्शन ही बंद हो गए। That's just what I was thinking. So let's do something about it. क्या मतलब? हम फिर से गाइड बनने वाले हैं? Not exactly, but Hemendra Bhatia has this proper conducted tour by a proper guide of the Bara Imam Bada of Lucknow. Let's tag along and see what he's up to. गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर लखनऊ, लोग इसे प्यार से नखलऊ भी बुलाते हैं। शहर है लखनऊ, जहां कल और आज एक साथ जीते हैं। कल जो नवाबों का था और आज के लम्हे हमारे। सबको मेरा जनाजा, सबको मेरा जनाजा, जाएगा यूं निकल कर। सबको यानी रात को मेरा जनाजा जाएगा। पुराना लखनऊ, कभी कभी तो एहसास होता है मानो आज के धुंधलके में अभी भी कल का अक्स बाकी है। तवारीख की गवाह ये शानदार इमारतें। इस शहर की बीती हुई यादों के साथ में तमाम नवाब जुड़े रहे। उन्होंने शहर में कई इमारतें बनवाई। उन इमारत में से एक इमारत नवाब आसिफ उद-दौला का इमाम बाड़ा, जिसे कि लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। दरअसल में सर, भूल भुलैया ऑटोमेटिकली बन गई। वो हुआ ये कि दरअसल में इमाम बाड़ा गरीबों को रोटी रोजी देने के लिए बनवाया गया था। अब इसकी जो डाटे हैं ये विदाउट सपोर्ट हैं, कोई लोहा नहीं है, लकड़ी नहीं है, गार्डर्स नहीं है, पिलर्स नहीं है, तो साहब ये रुकती कैसे? तो ये जो दीवारें हैं 15 फीट की, इनमें 2.5 साढ़े 3 फीट के रास्ते हैं, जिनको ये सब खोखली हैं यानी हॉलो हैं। इनको सपोर्ट देने के ये आर्च बनाए गए हैं। अब ये आर्च बनते गए, रास्ते बनते गए, रास्ते बनते गए तो कुछ डाउन अप रास्ते इस तरह के हो गए, वो आदमी उसमें भूल गया, भूल भुलैया हो गई। नहीं भूले कोई भूल भुलैया नहीं, लेकिन अब साहब तफरी ये है कि भूलना जरूरी और कंपलसरी है। तकरीबन 300 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी ये छत, वजन करीब 25,000 टन, पर कोई खंबा या सपोर्ट नहीं। नीचे छोटे बड़े मिलाकर कुल 9 हॉल। खरबूजे की डिजाइन पर बना ये इंडियन हॉल छज्जे रोशनी और हवा के लिए और खास वक्त में औरतों के बैठने के लिए काम आते थे। बीच का हॉल जो पर्शियन डिजाइन पर बना है, ट्रेनुमा, 164 फीट लंबा, 54 फीट चौड़ा। हॉल के बीचे बीच नवाब आसिफ उद-दौला और उनके आर्किटेक्ट किफायतुल्लाह की कब्रें। रोज़ाए इमाम हुसैन,
इमाम हुसैन का रोजा चंदन की लकड़ी का बना हुआ, इसे ईरान से लाया गया। एक वक्त इन पर शमाएं रोशन हुआ करती थी। शमा की रोशनी किनारे रखे शीशों से टकराकर पूरे हॉल को रोशन करती थी। ये शीशा म्यूजियम है, ये उस शाही टाइम का है। शाही टाइम से यहाँ रखा गया है, ये सिर्फ रोशनी के लिए है। यहाँ पे जो शमाएं रोशन होती थी, इस पे लाइट पड़ने से इमाम बाड़े में रोशनी होती थी। ये शाही टाइम का शीशा जो वैसे अभी तक चल रहा था। और चाइनीज प्लेट के डिजाइन लिए हुए ये तीसरा हॉल। उस जमाने में जो पैसा और दौलत होती थी वो अंडरग्राउंड खजाने हुआ करते थे, जमीन में दफन किया करते थे। तो इस इमामबाड़े के नीचे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आदमी जाके कंफ्यूज हो जाता था। तो मकसद वो जगहें क्या हैं, जैसे नीचे हैं वैसे ही ऊपर हैं। सर ये 45 स्टेप्स हो गए। मैंने आपसे टोटल 85 बताए थे। यहाँ से भूलभुलैया स्टार्ट हो गई। अब भूलभुलैया क्या है हम लोग तशरीफ लाए में बताते। लेकिन अब यहाँ से भूलभुलैया शुरू हो गई। ये देखिए निशान हाथ लगे राजू गाइड। इसी रास्ते से मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, इसी रास्ते से बिल्डिंग के बाहर लाऊंगा। 1000 रास्ता अंदर है, लेकिन आने जाने का सिर्फ एक रास्ता है। नवाब आसिफुद्दौला ने किफायतुल्लाह इंजीनियर से कहा था, किफायतुल्लाह देखो इमारत तुम बना रहे हो, इसमें कोई ऐसी चीज पेश कर दो जो इंसान के अक्ल के बाहर हो। वो बिल्डिंग का मुआयना करने आए नवाब आसिफुद्दौला और किफायतुल्लाह इंजीनियर। किफायतुल्लाह उनको कुछ बातें करते 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 कुछ ऐसी जगहों पर ले गए जहां पर ये सब कंफ्यूजिंग सिस्टम भूलभुलैया टाइप कोई चीज थी। तो जब वहां आ गए तो नवाब आसिफुद्दौला से किफायतुल्लाह इंजीनियर ने कहा कि सरकार आपको कुछ पसंद आया? कहने हाँ भाई पसंद तो आया, लेकिन अब वो मैंने जो बात तुमसे कही थी वो बताओ क्या है। सरकार वो मैं बात को बताऊंगा, सरकार मुझे बाहर आप निकाल दीजिए क्योंकि मेरा कुछ दम घुट रहा है। नवाब आसिफुद्दौला आगे आगे चले। वो एक जगह गए दरवाजा बंद, वो दूसरी तरफ गए दरवाजा बंद, तीसरी तरफ बहुत लंबे निकल गए। एक दफा ये हुआ कि सब जहाँ से चले थे वहीं फिर खड़े हो गए। भाई ये क्या है भाई, ये तो कुछ अजीब सिस्टम है, इसमें तो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ करो कि हमें बाहर निकालो, अब तो हमारा दम घुट रहा है। कहेंगे अच्छा सरकार तशरीफ लाइए। तो साहब जो भूलभुलैयों का डायरेक्शन था उन्हीं ने बताया। कहने अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझको ऊपर कहाँ चढ़ा रहे हो? कहने सरकार मैं कह रहा हूँ आप तशरीफ तो लाइए, जब आप बाहर नहीं निकले तो कहिएगा। कहने भाई मुझे नीचे जाना है, अब मैं ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ? तो का साथ नीचे से जाइएगा तो जिंदगी भर जाते रहिए, बाहर नहीं पहुंचिएगा जब तक आप ऊपर नहीं आइएगा। तो नवाब आसिफुद्दौला साहब शर्मा शुरमी ऊपर जब आए तो देखा बाहर खड़े में। वो डायरेक्शन ऐसा है जो 30 सेकंड का है, आधे मिनट का है। आधे मिनट में बिल्डिंग के किसी भी कॉर्नर से भूलभुलैयों के बाहर आप निकल सकते हैं, बशर्ते सही रास्ता यूज करें। जब अगर नहीं यूज करेंगे आप फिर वहीं पर आ जाएंगे जहां खड़े। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डायरेक्शन 30 सेकंड का बिल्डिंग के बाहर जा रहा है उसको कोई समझदार आदमी नहीं समझ पाएगा, तो भी कौन समझेगा सिवा बेवकूफ के। Now you know why you need a proper guide to negotiate the Imambada. बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर गाइड साहब नहीं होते तो शायद हमारे हेमेंद्र भाटिया भूलभुलैया में ही खो जाते। 3 exotic halls, Indian, Chinese and Persian in style, and a maze to enter which you have to leave your logical sense of direction at the door. And all this built during a period of drought. Asafuddaulah, in fact, almost anticipated Keynes when he built the Imambada to provide drought relief. 1784 के सूखे से राहत दिलाने के लिए बनी इस इमारत को दिन में गरीब लोग बनाते और रात को खाते पीते घरों के वो लोग जो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें मजदूरी करता देखे। Designed by Kifayatullah, the Imambada built by Asafuddaulah made a break with Mughal architecture, both in terms of style and the material used. लोहे या लकड़ी के गार्डर डाले बगैर बिना खंभों के इतनी बड़ी छत बना लेना वास्तुकला का कमाल है। 208 वर्ष पुरानी इस इमारत को 1857 के बाद अंग्रेजों ने किला बना दिया और इसके सुंदर फर्श पर तोपें तक घसीटी गईं। The fact that the building withstood this uncouth tampering goes to show that public works those days
had some quality control. और अब हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बसी मिशिंग जनजाति के कठिन जीवन और सुंदर संस्कृति की एक झलक। बाढ़ के पानी से भरा हो तब भी ब्रह्मपुत्र सुंदर और शांत दिखता है, पर इसके तट पर बसे निवासियों का जीवन इस शांत और सुंदर दिखने वाले ब्रह्मपुत्र के वार्षिक प्रकोप से बचने की कोशिशों में ही गुजरता है। असम के इस गांव में मिशिंग जनजाति के लोग बसते हैं। इनके मकान बांस के ऊंचे मचान पर बने होते हैं। फर्श और दीवारें भी बांस की। बाढ़ पहले से ज्यादा तेज हो तो मचान पहले से ज्यादा ऊंचा कर लिया जाता है। घर तो बाढ़ की पहुंच से ऊपर रखने पड़ते हैं, पर मिशिंग लोगों की जिंदगी का उल्लास खुद ही बाढ़ के पानी से हमेशा ऊंचा रहता है। बहाना मिलते ही नाच गाने के लिए तैयार। मिशिंग लोगों को कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैदानों के मीरी भी कहते हैं। ये लोग सैकड़ों वर्ष पहले पहाड़ों से उतरकर ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ पर दलदली मैदानों में आ बसे और यहाँ फैलते वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रभाव में आ गए। देश के अन्य भागों की तरह इस गांव में भी परंपरा और परिवर्तन एक साथ नजर आते हैं। ज्योत्सना पेगू पारंपरिक कताई बुनाई करने और चावल की बियर बनाने में माहिर होने के साथ साथ कॉलेज की छात्रा भी हैं। हाँ, कॉलेज पहुंचने और वापस आने के लिए उन्हें रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैदानों में बसने के बाद मिशिंग जाति की संस्कृति पर विष्णु भक्ति के प्रभाव हावी हो गए। मिशिंग नृत्यों में शक्ति आराधना के उल्लास की जगह भक्ति नृत्यों की सरल लय और मुद्राएं आ गईं और गीतों में प्रेम प्रसंगों की जगह भक्ति प्रधान भावों ने ले ली। इन परिवर्तनों के बावजूद सभी आदिवासी नृत्यों की तरह मिशिंग नृत्यों का विषय आज भी रोजमर्रा की जिंदगी और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों का कलात्मक चित्रण है। नृत्य मुद्राओं में मछली पकड़ने, धान साफ करने, छानने, कूटने, सूत काटने और कपड़ा बुनने आदि कामों को साफ पहचाना जा सकता है। हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आने वाले इन गांवों में जीवन भले ही कठिन हो, फिर भी मिशिंग लोग इन कठिनाइयों के बीच जीते हुए अपनी मेहनत के क्षणों की कलात्मक अभिव्यक्ति करना अभी भूले नहीं हैं। Those were the Mishings of the Brahmaputra Valley as they are today after a process of acculturation, a process whereby one culture takes on so much from another that its own traits become secondary. ऐसा मिशिंग जनजाति के साथ ही नहीं,
अन्य जनजातियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिशिंग लोग 8वीं से 19वीं शताब्दी तक अरुणाचल के पहाड़ों से आकर इन मैदानों में बसते रहे। 16वीं शताब्दी में शंकर देव के वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रभाव से इनकी संस्कृति में व्यापक बदलाव आए। These mixed influences are most clearly visible in the language, songs, dances and food habits of the Mishings. और अब सत्यजीत रे की यादों को संजो कर रखने के लिए किए गए प्रयासों की एक झलक। ऑस्कर विजेता स्वर्गीय सत्यजीत रे उर्फ मानिकदा का 72वां जन्म दिवस आज 2 मई को कलकत्ता वासी बहुत श्रद्धा के साथ मना रहे हैं और इसी अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सत्यजीत रे संग्रहालय या आर्काइव्स का उद्घाटन पश्चिम बंगाल का फिल्म केंद्र नंदन, जिसका नाम स्वयं सत्यजीत रे ने ही रखा था, वहां पे किया जा रहा है। श्री ज्योति बासु ने सत्यजीत रे आर्काइव्स का उद्घाटन किया। सत्यजीत रे की विलक्षण प्रतिभा को मुखरित करने में बंगाल और विशेषकर कलकत्ता की एक अहम भूमिका है। खुद रे भी कलकत्ते से अपने रिश्ते के बारे में बहुत भावुक थे। जाहिर है रे आर्काइव्स के लिए कलकत्ता से ज्यादा उपयुक्त और कोई जगह हो ही नहीं सकती। आर्काइव्स में रे के पुराने चित्र, फिल्मों के स्टिल फोटोग्राफ्स, रे को मिले हुए अनेकों पुरस्कारों में से कुछ, रे द्वारा और रे के सिनेमा पर लिखी हुई पुस्तकों, रे की फिल्मों, रे द्वारा बनाए गए पोस्टरों और ग्राफिक्स वगैरह का अनमोल खजाना इकट्ठा किया गया है। अर्थपूर्ण सिनेमा के छात्रों और रे के प्रशंसकों के लिए ये आर्काइव्स एक महत्वपूर्ण धरोहर है। एमएफ हुसैन ने अपने विशिष्ट ढंग से सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि पेश की। उन्होंने रे की कुछ चुनी हुई फिल्मों पर फिल्म होर्डिंग्स बनाई। 6 मई को कलकत्ते में एमएफ हुसैन ने चारुलता पर होर्डिंग पूरी की। चारुलता कलकत्ते में ही जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित है। हुसैन द्वारा चारुलता का ये चित्रण टैगोर, रे और हुसैन के सृजन में एक रिश्ता कायम करता है। The essence of Indianness, which is in his films, and that is my theme also in my painting. So that was the binding factor, and from the very beginning I became his great admirer. I used to meet him. दिल्ली के लिए प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर रे द्वारा बनाई गई इसी नाम की फिल्म को हुसैन साहब ने चुना, क्योंकि दिल्ली अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम बनाए जाने की घटनाओं से जुड़ी है। बेंगलोर में हुसैन साहब ने रे की फिल्म देवी को चुना। इसके अलावा बंबई और बड़ौदा में भी एमएफ हुसैन ने रे की फिल्मों पर होर्डिंग्स बनाई। हुसैन और सिनेमा होर्डिंग्स का रिश्ता बहुत पुराना है। हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत सिनेमा होर्डिंग्स बनाने से ही हुई और उसी शुरुआत की याद हुसैन ने सत्यजीत रे को अपनी श्रद्धांजलि में ताजा की। Satyajit Ray and M.F. Hussain met last year and an interesting exchange took place. We obtained copies of what was exchanged. Ray by Hussain and Hussain by Ray. और अब आप बताएं से पहले कुछ और बातें। Mr. Poonam Chand from Durg in MP has written a letter over which he spent actually 62 hours. Oh, that's what he writes. And what he has written is even more fascinating. Bharati. और उनका ये कहना है कि हमें बताने के लिए कि उन्हें ताना बाना कार्यक्रम कितना अच्छा लगता है,
उन्होंने इस खत में 1,01,000 बार ताना बाना लिखा है। हम गिन तो नहीं पाए, लेकिन पूनम चंद जी का 10,10,000 बार शुक्रिया हमारे कार्यक्रम की तारीफ करने का। We'd also like to thank Professor H.Y. Mohan Ram of the Department of Botany in Delhi University, who has written in to point out a botanical inaccuracy in an earlier story done by us that was on the Sola Peeth carvings of Bengal and Tamil Nadu, where we had described Sola as peeth, whereas, Professor Mohan Ram points out, Sola is in fact wood. He goes on to say that Sola is in fact the lightest known wood to man. It's 4 times as light as balsa, which popularly is considered the lightest. और अब आप बताएं, हमने आपसे पूछा था कि भारत में बना थाई शैली का बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? Where in India is this Buddhist pagoda with Thai architectural features located? सही उत्तर है बोध गया। हमें 5,733 सही उत्तर मिले हैं। And let's see where from India the correct answer this time has come. Bharti? सही जवाब के लिए इनाम मिला है पंकज कुमार सिंह, औरंगाबाद, बिहार। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपका इनाम क्या है, जरा गौर से सुनिए। आप किन स्थानों पर ठहर सकते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी हम आपको अगले सप्ताह देंगे। लेकिन आप जहां भी जाएंगे, वहां जाने और वहां से वापस लौटने के लिए इंडियन एयरलाइंस के सौजन्य से 2 लोगों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा का प्रबंध बरकरार रहेगा। And now for the question of the week. We have been exploring social and historical aspects of our culture in this series. Archaeology delves deep into the womb of time to give us an accurate picture of the art and culture of our heritage. And the question now relates to archaeology. In 1921, Mohenjo-daro and Harappa were discovered. An equally important historical site was discovered in 1954. To give you a broad clue, it was in Gujarat. You have to name the exact site of that discovery. पुरातत्व की खोजें हमें काल के गर्भ में छुपे हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक अतीत की सही जानकारी देती हैं। हमारा आज का प्रश्न पुरातत्व से ही संबंधित है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। इसी काल की लगभग इतनी ही महत्वपूर्ण एक खोज 1954 में गुजरात में हुई। आपको उस जगह का नाम बताना है जहां ये खोज हुई। अपने जवाब केवल पोस्टकार्ड पर 1 हफ्ते के अंदर इस पते पर हमें भेज दीजिए। आप बताएं, ताना बाना, पीटीआई टीवी, पोस्ट बैग नंबर 4, नई दिल्ली 110001। Our personality of the week also happens to be from Gujarat. Anant Raje, winner of the prestigious Architect of the Year award, who specializes in designing institutes of learning. आज कार्यक्रम के आरंभ में आपने ईंट से बने इमामबाड़े में मेहराबों का सुंदर मध्यकालीन इस्तेमाल देखा। अनंत राजे की इमारतें मेहराब के सुंदर आधुनिक इस्तेमाल के लिए जानी जाती हैं। अनंत राजे की इमारतें भी अक्सर ईंटों से ही बनती हैं। उनका कहना है, किसी ने ईंट से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? ईंट ने कहा, मेहराब। Ask a brick what it wants to be, and it replies, an arch. Words reminiscent of the genius of the Renaissance, Leonardo da Vinci, who is reported to have defined an arch as strength created by 2 weaknesses. Raje's comment is no less poetic. गंभीर, अनुशासित और लगातार पूर्णता को खोजते वास्तुकार अनंत राजे से हमें मिला रहे हैं पार्थिव शाह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आर्किटेक्ट लुई कान, निर्माण विकास संचालन लुई कान के सहयोगी अनंत राजे। 1929 में बंबई में जन्मे अनंत राजे की दृष्टि में निर्माण का मतलब ईंट गारे का ढांचा भर खड़ा कर देना नहीं है। इमारत अपने माहौल का एक हिस्सा लगनी चाहिए, बाहर से लाकर थोपी हुई कोई अजनबी चीज नहीं। शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में विशेष रुचि रखने वाले अनंत राजे अपनी इमारतों और उनसे घिरी खाली जगहों के बीच ऐसे रिश्ते कायम करते हैं कि खुलेपन का एहसास दिलाने के साथ साथ वे छात्रों की जिज्ञासा को भी प्रेरित कर सके।
अनंत राजे मानते हैं कि आर्किटेक्ट का काम एक टीम का काम है। वे अपनी आर्किटेक्ट पत्नी अमिता राजे व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की इमारत का मॉडल है। इसी इमारत पर अनंत राजे को आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। And this interchange that you have is going to be fitted into the corner here. आइए अनंत राजे से मिलें। See, this is the institution of learning. My primary concern to be able to design the spaces which would bring about certain sense of query to the students, or what we call make the students more inquisitive about things, and that can come from only certain kinds of interactions. Now, the spaces have to be provided for these interactions. That does not necessarily mean that all learning happens within the four walls. There must be enough spaces outside in order to be able to stimulate a kind of an environment for learning. अनंत राजे ने IIFM की इमारत के बारे में कहा, यहाँ लोग ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। मेरी कोशिश ऐसे सभी संस्थानों में ये रहती है कि जगह का इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि और अधिक जानने की इच्छा विकसित हो। ऐसा वैचारिक संपर्क बनने से ही हो सकता है। हमें ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसी जगह बनानी है जहाँ ये संपर्क बन सके। शिक्षा केवल क्लास की चार दीवारी में तो सीमित नहीं है, तो बाहर भी ऐसी जगह होनी चाहिए। हमारे जैसे देश में अंदर से ज्यादा बाहर के माहौल से हमारा सरोकार होना चाहिए, और अपने डिजाइनों में मैं इसका ध्यान रखता हूँ। मध्य प्रदेश में स्लेट का पत्थर बहुत होता है। स्लेट और खुले कंक्रीट का अच्छा जोड़ बैठता है, और पत्थर इस माहौल का हिस्सा भी है। इसलिए मैंने पत्थर का इस्तेमाल किया। Unplastered concrete, which we call it exposed concrete. I thought the stone and concrete would go very well, and also for in terms of the whole surroundings, that these materials would be very sympathetic to the environment which they create. अनंत राजे केवल अहमदाबाद और विदेशों में ही नहीं पढ़ाते, उनका स्टूडियो खुद नए वास्तुकारों के लिए एक स्कूल से कम नहीं है। I'm looking for something which is more deep, in the sense of, like, for instance, you see what really matters to us, if it's a building, what is the part of the building in terms of a lifestyle or in terms of the program, which would be the cause, for that architecture to be. And अनंत राजे का कहना है कि बाहरी सजावट, पारंपरिक चिन्ह या शैली के इस्तेमाल से कोई इमारत भारतीय नहीं बनती, बल्कि हमारी सामाजिक आर्थिक सच्चाई, जीने का ढंग, मौसम, भूगोल और वातावरण की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई इमारतें ही भारतीय होंगी। given by the buildings in this country, but a little deeper sense in terms of the material, in terms of climate, and in terms of the spaces within a given cultural context. अनंत राजे की इमारतों में एक नया संतुलन कायम करने का लगातार प्रयास है। तलाश है उन तत्वों की जो हमारी विरासत, माहौल और विकास की वर्तमान जरूरतों के बीच एक रिश्ता कायम कर सके।
ये लगातार तलाश खुद एक मंजिल है। और अब अनंत राजे साहब से और आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले शनिवार तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। We look forward to being with you again next Saturday on the next edition of Tana Bana, and we hope you'll be there. Until then, good night. नमस्कार। Good evening and a warm welcome to another edition of Tana Bana. नमस्कार। ताना बाना की इस कड़ी में आपका स्वागत है। Ritual is our opening theme today. Varzi, have you ever thought about rituals? रिचुअल्स या कर्मकांड के बारे में मैं ही क्या, आमतौर पर सभी लोग कम ही सोचते हैं। हाँ, करते बहुत हैं और करते इसलिए हैं क्योंकि लोग करते आए हैं। जैसे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत हर बार एक रिचुअल की तरह करते हैं। I hope it's only the opening of the program that looks like a ritual, not the program itself. Well, rituals in most cases are divorced from their social relevance today, and they are practiced more as a matter of custom, courtesy, or faith, but not for the tribals. Most of the tribals still practice their rituals as a collective or a kind of community affair, and they are deeply rooted in their social practices. जन्म, शादी, ब्याह, त्योहारों आदि के समय किए जाने वाले अनुष्ठान तो हमेशा ही तड़क भड़क लिए होते हैं, पर मौत के समय के अनुष्ठान भी जब ऐसे ही हों तो उनकी तरफ ध्यान खिंचना लाजमी है। Today we bring you vignettes of two death-related rituals, one from southern Gujarat and the other from Meghalaya. तो पहले पार्थिव शाह के साथ चलते हैं गुजरात, जहां मरने वालों की आत्मा के रहने के लिए बनाए जाते हैं घूमट। I am sitting here in Bandarpada, which is 65 kilometers away from Surat. सूरत से 65 किलोमीटर दूर गुजरात का आदिवासी इलाका, जहां चौधरी, दुबला और कामित जनजाति के लोग मृतकों की आत्माओं के लिए घूमट यानी घर स्थापित करते हैं। इनका मानना है कि मरने वालों की आत्मा 12 वर्ष तक इस घर में रहती है। सबसे ज्यादा घूमट सूरत जिले के मांडवी गांव में ही बनते हैं। यहाँ और भी बहुत कुछ बनता है। घूमट बनाने का काम औरतें ही करती हैं। एक घूमट बनाने और तैयार करने में 1 हफ्ता लगता है। घूमट चाक पर नहीं बनाया जाता। पूरा घूमट मिट्टी की पट्टियों को जोड़ जोड़ कर तैयार होता है। अम्बा बेन घूमट को पूरी तरह सजा संवार कर गाहक को देती हैं। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता, गाहक खामोशी से इंतजार करता है। ज़रूरत पड़ने पर अपना खाना भी वहीं पका लेता है। घूमट बिकने के बाद भी बनाने वाले की इतनी जिम्मेवारी तो रहती ही है कि घूमट अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाए। अब तो वह एक आत्मा का घर बन चुका है। घूमट की पैकिंग और लदाई
बनाने वाले की देखरेख में ही होती है। साथ में लगातार बजती रहती है बीन नुमा देव डोवड़ी। मरने वाला पुरुष था, उसकी आत्मा की सवारी के लिए घोड़े की मूर्ति साथ जाती है। महिला की आत्मा के लिए गाय की मूर्ति दी जाती है। घूमट सुरक्षित रख दिया गया। बैलगाड़ी का सफर शुरू हुआ। गांव या बाहर खेत में एक जगह साफ की जाती है जहां घूमट स्थापित किया जाता है। हर परिवार के लिए जगह तय है। मरने वाले की आत्मा का निवास अपने पूर्वजों के पास ही होगा। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। नदियों का तट, पेड़ की छाया या पत्थरों के बीच इनके पवित्र स्थान होते हैं और यहीं कहीं घूमट स्थापित कर दिए जाते हैं। मरने वाले की सांकेतिक तस्वीर मौत के दिन ही सिंदूर से एक पत्थर पर बना ली जाती है और इस पत्थर को ही घूमट में रखा जाता है। घूमट में नारियल रखा जाता है और सिंदूर लगाया जाता है। घूमट अब स्थापित हो चुका है। मरने वाले की आत्मा अपने घर में दाखिल हो चुकी है। सब अपना अपना खाना साथ लाए हैं, सब मिलकर खाते हैं। आज के बाद मरने वाले के परिवार के लोग इस घूमट में बसी आत्मा के लिए खाना, बीड़ी वगैरह रखते रहेंगे, इस उम्मीद में कि आत्मा अपने परिवार, उसकी खेती और संपत्ति की रक्षा करेगी। इस सारे रिचुअल में, इस कर्मकांड में सब साथ साथ शामिल हैं। गाने बजाने, नाचने और खाने पीने में। कर्मकांड करने वाला भी कहीं बाहर का नहीं। मौत के मातम में जिंदगी की निरंतरता छुपती नहीं। सैकड़ों साल से मिट्टी के ये घर बनते मिटते रहे हैं। इन लोगों की जिंदगी इसी वातावरण का एक हिस्सा है। इनकी मौत की यादगारें भी इसी वातावरण में घुल मिल जाती हैं। There are some remarkable aspects to this ritual of the Ghumat. For example, everybody brings food, so that the onus of feeding everyone is not on the family of the deceased alone. And again, the relationship between the craftsman who makes the Ghumat and the one who commissions him is not that of a mere buyer and seller. In fact, in this case, the buyer must respect the craftsman who makes the Ghumat and allow him to go through the whole ritual of making it, painting it, and purifying it before use. And he cannot and does not normally rush the craftsman. मिट्टी को आकार देने वालों की हमेशा से इज्जत होती रही है। ऐसा केवल उनकी कला के कारण ही नहीं होता, बल्कि इसलिए भी होता है क्योंकि एक खेती प्रधान समाज मिट्टी, लकड़ी, लोहे, चमड़े और कपड़े के कारीगरों के हुनर के बिना चल भी तो नहीं सकता। And so, to our other ritual-related story about the memorials to the dead erected by the Khasis, the traditional ironmongers of the Northeast. It's believed that the Khasis have been smelting iron from as back as 2500 BC, and that approximates roughly to the Indus Valley civilization. खासी जनजाति उन गिने चुने संप्रदायों में से है जो आज भी खेती में हल के बजाय कुदाली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। Their burial rituals, in fact, bear a remarkable similarity to the Ho-Munda tribals of the Chotanagpur Plateau, with whom they also share many common linguistic traits. This has, in fact, led many anthropologists to suggest that both the Khasis and the Ho-Mundas probably have a common parentage in the distant past. खासी जनजाति के आज के जीवन और उनके द्वारा अपने पूर्वजों की याद में खड़े किए गए स्मृति शिलाखंडों के बारे में बता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर रविंद्रन। मेघालय की पहाड़ियों और उनके मैदानों में खासी जनजाति के लोग लंबे समय से बसे हैं। पूर्वजों की याद में खासी लोग हजारों वर्ष से स्मृति शिलाएं और डोलमन स्थापित करते रहे हैं। पुरातत्व के ये चिन्ह 3 या 5 शिलाओं के समूह में जगह जगह मिलते हैं। मृतकों की अस्थियां मिट्टी के पात्रों में रखकर दफनाई जाती हैं और उस जगह पर
बड़ी-बड़ी शिलाएं स्थापित कर दी जाती हैं। सबसे ऊंची शिला मां के भाई की अस्थियों पर स्थापित होती हैं और उसके सामने का बड़ा पत्थर जो डोलुमेन कहलाता है, मां की अस्थियों की यादगार होता है। इन स्मृति शिलाओं का ये सबसे बड़ा समूह है जो जैंतिया पहाड़ियों में स्थित है। अब तक मिली शिलाओं में सबसे बड़ी शिला 26 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। इन प्राचीन शिलाओं का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि नवपाषाण युग में मोन ख्मेर भाषी प्रोटो ऑस्ट्रिक लोगों ने इस इलाके को ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले आबाद किया। यहाँ के पेड़ नहीं काटे जा सकते क्योंकि ये पवित्र आत्माओं का निवास माने जाते हैं। इन जंगलों से निकलने वाले सोते ही पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। खेती तो करते हैं पर उनमें आमतौर पर हस्तकलाओं आदि का विकास न के बराबर है। लोहे के औजार बनाने में ये लोग माहिर हैं। आसानी से मिलने वाले खनिज लोहे से इस गांव के हर घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल के औजार बनते हैं। लोहा गलाने और ढालने की कला खासियों में उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी स्मृति शिला स्थापित करने की प्रथा। यहाँ के बने लोहे के औजार किसी समय बंगाल तक जाते थे, पर अब तो इनकी पहुंच स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रह गई है। दूसरी बहुत सी जनजातियों की तरह खासी जनजाति भी मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक है। परिवार और समाज में महिलाएं ही प्रधान हैं। अभी हाल तक शिलांग के ज्यादातर बाजारों में व्यापार महिलाएं चलाती थीं। शिलांग के बड़ा बाजार जैसे पारंपरिक बाजार अब भी महिलाएं ही चलाती हैं। शहरी सभ्यता और विकास की हवाओं ने इस प्राचीन समाज को भी बदलना शुरू कर दिया है। शिक्षा के प्रभाव और आधुनिक असर खासियों में अब साफ झलकने लगे हैं। उत्तर पूर्व की जनजातियों में खासी ही सबसे ज्यादा साधन संपन्न नजर आते हैं। शशि, आज तो शुरुआत ही दुखद घटनाओं की यादगारों से हुई है। आपको नहीं लगता दर्शकों का कुछ मूड बदला जाए? Absolutely right. Let's get away from these morbid rituals into a different mood, which we hope the 5th Hindustan Times cartoon contest should set for you. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित वार्षिक कार्टून प्रतियोगिता में 7000 से अधिक कार्टून और कैरिकेचर शामिल थे। 400 से अधिक प्रदर्शनी के लिए चुने गए, जिनमें फिल्मी सितारों, राजनेताओं, संगीतज्ञों और खिलाड़ियों के कैरिकेचर शामिल थे। वित्त मंत्री और उनकी नई आर्थिक नीति पर सबसे अधिक कार्टून बने।
तन्नूक राज आनंद, अबू इब्राहिम, सुधीर तैलन, मार्क टिनी, उस्ताद अमजद अली खान, नित्यांगना स्वप्न सुंदरी और फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना की जूरी ने विजेताओं का चयन किया। इस तरह के जो कॉन्टेस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि इसने भी लोगों में कार्टून कला के प्रति काफ़ी रुचि जगाई है और नए नए युवा लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हर साल हम अपने आप को देखें उन आँखों से जो हमारी बदफेलियाँ देखते हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं और कुछ ठीक है। वो कैरिकेचर हो या कार्टून हो, ये देख के एज एन आर्टिस्ट, कलाकार होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे युवा पीढ़ी कला में इतने इन्वॉल्व हैं और इतने खूबसूरत चित्र बना रहे हैं। Adds to my impression that Indian cartooning is of a very high standard and that there are a lot of talented young people trying to become cartoonists. There's a great difference in the standards. I think some of the cartoons were not very good, but some of them were extremely good.